हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो लेट्स बिगिन विद 30 मई का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। ऑन 16 अक्टूबर 2015 एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट से 4:1 मेजॉरिटी का। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 2014 एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, और ये बोलकर कि दिस विल अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो जो उस एक्ट के तहत एक बॉडी बननी थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको खारिज कर दिया गया था एंड वो नहीं बन पाई। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे इसने अफेक्ट किया बाकी सारी चीज़ों को। अबाउट NJAC एंड द एक्ट। NJAC क्या है, अगर ये एक्ट पास होता तो ये बॉडी किस लिए होती, फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल जजेस टू हायर जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है, इट सॉट टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम। वील स्टडी अबाउट कॉलेजियम सिस्टम एट द एंड ऑफ द वीडियो। कॉलेजियम सिस्टम कैसे बना था। कॉलेजियम सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, चीफ जस्टिस एंड 5 मोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं एंड दे डिसाइड कि वेयर द रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ठीक है, so this is the thing about collegium system. A new article 124A was to be inserted if this act would have been passed. So you can remember like that, जो sedition का article होता है वो इंडियन पीनल कोड का 124A का ही होता है, 124A ऑफ IPC. ओके, देन sedition ये होता है, देन 124A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, NJAC के बारे में, कि भाई वो जुडिशरी से रिलेटेड। तो सेडिशन के केसेस कहाँ जाते हैं, जुडिशरी के पास। तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस को रिलेट करके। ठीक है, तो 124A आई होप वी आर क्लियर विद दैट, क्योंकि 124 जो आर्टिकल है वो जो कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, तो उसमें सब क्लॉज ए ऐड हो जाता है, जिसमें ये NJAC ऐड हो जाता, अपॉइंटमेंट कमीशन। The bill provides for the procedure to be followed by NJAC for recommending person for appointment as chief justice and other judges of Supreme Court. इससे क्या होता, चीफ जस्टिस भी अपॉइंट होते ऑफ इंडिया, चीफ अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी सब इसके थ्रू अपॉइंट होते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिल द कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चेयरपर्सन एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड टू अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस प्लस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, जो अभी नहीं है, मतलब अभी ऐसा नहीं होता कॉलेजियम सिस्टम में, उसमें सिर्फ जजेस ही होते हैं। ठीक है, तो एक मोनोपली होती है। ये बिल अगर आता तो इससे क्या होता कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी एक रिप्रेजेंटेशन होती एंड जो ट्रांसपेरेंसी है थोड़ा वो इंश्योर हो जाती है, ओपेकनेस कम हो जाती है वहाँ पे। 2 एमिनेंट पर्सन्स भी होते हैं, जिसमें से जो कौन सिलेक्ट करता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। एक बॉडी जो एक बॉडी है वो सिलेक्ट करती है उन 2 पर्सन्स को, जिसमें कौन होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है लोकसभा में वो होते। ठीक है, तो ये तीनों सिलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो आप देख सकते हो कि उन 2 पर्सन्स में से एक पर्सन तो क्या होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब और OBC और माइनॉरिटी कमीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इन दोनों में से एक हम या तो SC ST कैटेगरी से या SC कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से या विमेन कैटेगरी से होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो इसमें से आप देख सकते हो टोटल कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2 3 4 5 6 6 मेंबर्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हो 3 सेंटर से आ जाएंगे एंड 3 ये जजेस होंगे। ठीक है, तो ऐसे फिर वो अपनी मेजॉरिटी से डिसाइड कर सकते थे कि कौन बनेगा एंड कहाँ किसकी ट्रांसफ़र होनी बनती है। ठीक है, तो हाउ proponents of the NJC defended according to them enactment of the 99th, मतलब ये 99th amendment थी। ठीक है, and it was intended at redressing the imbalance created by verdict of the court in second judges case। हम पढ़ेंगे जजेस केस के बारे में। तो वो जो imbalance create हुआ था उसको ठीक करने के लिए था। and this will be a broad minded forum providing a genuine chance to participate and influence the selection of a higher judiciary। okay, तो कोर्ट ने क्यों स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो केशवानंद भारती केस 1973 से आया था। ठीक है, कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व किया था, उसमें ये बोला गया कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी भी है, तो आप इसको नहीं अफेक्ट कर सकते, यू कैन नॉट अल्टर इट। तो व्हाट इज़ कॉलेजियम सिस्टम।
कॉलेजियम ऑफ द जजेस डजंट फिगर, सबसे पहली बात है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की खुद की इन्वेंशन है. इट सेज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड स्पीक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन. ये कंसल्टेशन बताता है, हम पढ़ेंगे आगे जजेस केस में कैसे कंसल्टेशन बताया था. देयरफॉर कॉलेजियम सिस्टम इज अंडर विच जजेस आर अपॉइंटेड बाय इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग जजेस. तो जजेस तो अपॉइंट होंगे, पर कौन अपॉइंट करने वाला है उनको, वो भी जजेस है, ठीक है. तो देख सकते हो कि मेरी लाठी और मेरी भैंस वाली बात हो गई थी यहाँ पे. तो कॉलेजियम ऑल्सो रिकमेंड्स अ ट्रांसफर, ठीक है, अपॉइंट नॉट ओनली अपॉइंटमेंट बट ट्रांसफर ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज वेल. तो ये आया कैसे, सबसे पहले फर्स्ट जजेस केस था 1981 का, ठीक है. इट ruled that consultation with CJI is in the matter of appointment must be full and effective. However, CJI position should have primacy, ठीक है, कि भाई आप कंसल्टेशन कर रहे जो क्या होता था पहले, गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, ठीक है. तो आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा विद CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, विद मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव. तो उसके ओपिनियन को प्राइमेसी देनी पड़ेगी, ठीक है. सेकंड जजेस केस में इन कॉलेजियम सिस्टम आया था कि कंसल्टेशन मियरली रियली मेंट कंकरेंस, कि भाई उसको आपको मनाना पड़ेगा अगर वो नाराज़ हो गए तो, ठीक है. तो उनकी हाँ भरवानी पड़ेगी, हाँ आप खुश हो, ये नहीं सिर्फ हाँ हमने कंसल्ट कर दिया, एडवाइजरी नहीं होना चाहिए, दिस मस्ट बी बाइंडिंग, ठीक है. एंड एडेड दैट CJI इंडिविजुअल ओपिनियन बट एन इंस्टीट्यूशन ओपिनियन फॉर्म्ड इन कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है. तो ये क्या उस टाइम पे क्या आया था, CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस एज वेल. तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस को भी इंक्लूड करा था, मतलब टोटल 3 लोगों की कंसल्टेशन चाहिए होगी आपको. थर्ड जजेस केस 1998 का क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट रेफरेंस एक्सपैंडेड द कॉलेजियम टू 5 मेंबर बॉडी, ठीक है. तो CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस को प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा, कंसल्ट नहीं कंकरेंस करना पड़ेगा. ये कंकरेंस तो फिक्स हो गया कि भाई उनको मनाना ही पड़ेगा आपको, ये नहीं है कि सिर्फ उनकी आप एडवाइस ले रहे हो, नहीं, उनको मनाना पड़ेगा. तो ये 3 जजेस केस आपकी पॉलिटी की बुक में दे रखे हैं, बहुत अच्छे से याद कर लेना इनको विद देयर डेट, कब कब आए थे, ठीक है. देन प्रोसीजर फॉलोड बाय कॉलेजियम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस. ओके, फॉर अदर जजेस ऑफ द टॉप कोर्ट द प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. उनको ये एक ज़रूरत है कि भाई हमें और जजेस सुप्रीम कोर्ट के लिए चाहिए, तो प्रपोजल कौन इनिशिएट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वो दूसरे जो रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम है 5 मेंबर का, उनसे कंसल्ट करेंगे, ठीक है, एज वेल एज सीनियर एज वेल एज द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट टू विच रिकमेंडेड पर्सन बिलोंग्स, कि भाई अगर किसी हाई कोर्ट का पर्सन आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है तो आपको जो सीनियर मोस्ट जज है हाई कोर्ट का, उससे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है. द कंसल्टीज मस्ट रिकॉर्ड देयर ओपिनियन इन राइटिंग, सबसे पहली बात राइटिंग में होना चाहिए, ऐसे नहीं आप बोल बोल के काम कर रहे हो. द कॉलेजियम सेंड्स रिकमेंडेशन टू लॉ मिनिस्टर हु फॉरवर्ड्स इट टू द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है. तो लॉ मिनिस्टर को भेजेगा, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगा कि भाई आप एडवाइस करो प्रेसिडेंट को. एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स. The collegium takes call on the deviation. So this is the thing. Appointment of CJI for high courts कैसे अपॉइंट होते हैं. हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय कॉलेजियम कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है. हाई कोर्ट ऐसे अपॉइंट होते हैं. द प्रपोजल हाउएवर इज इनिशिएटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेंगे इन कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस. रिकमेंडेशन इज सेंड टू चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर को एडवाइस करता है, एंड वही वाला जो उसमें लॉ मिनिस्टर को देना होता है, एंड फिर वो लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं प्रपोजल, एंड फिर वो मतलब इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है. तो हाई कोर्ट का भी जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है. एंड जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. दिस इज़ द कॉमन थिंग, ये याद रख लेना आप, ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट थिंग, हाउ आर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंटेड एंड रिमूव, बता चुकी हूँ और ये आपकी बुक में भी है, सो यू कैन गो एंड रिवाइज दैट. Then let's begin with High Court asked Andhra Pradesh government to reinstate Ramesh Kumar. So who is Ramesh Kumar? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है, और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर रमेश कुमार, उनको बोला कि उनको रीइंस्टेट करो, ठीक है. तो क्या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की टर्म ही रिड्यूस कर दी, ठीक है, 5 साल से 3 साल कर दी, ठीक है, नॉर्मली 5 ईयर से 3 ईयर्स कर दी. एंड रिजल्टेड इन एक्सपल्शन ऑफ स्टैंडिंग इलेक्शन कमीशन फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है. उनकी मतलब डेट खत्म होने वाली होगी, रिटायर होने वाले होंगे, ठीक है.
तो नहीं रिटायर होने वाले नहीं होंगे, 5 साल उनके बचे होंगे, तो 3 साल में ही उनको बोला कि जाओ भाई आपकी छुट्टी हो गई। ऑर्डिनेंस ऑल्सो कन्फर्स पावर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू डिस्क्वालीफाई एंड पनिश कैंडिडेट एनी टाइम आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू द लोकल बॉडीज़, ठीक है। अगर वो इलेक्टेड भी हो गए लोकल बॉडी से, फिर भी वो कोई गलत चीज़ करे तो आप जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो उनको पनिश कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ का ऑर्डिनेंस पास किया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन क्यों किया? बोला कि भाई देखो, आपको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना है, ये आपकी एब्सोल्यूट एंट्रस्टमेंट नहीं है, ठीक है। माना कि आपको आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पावर है, बट इट इज़ वेरी कंडीशनल, ठीक है, कि भाई सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए दैट मस्ट बी सजेस्टिव कि भाई आपने इस तरीके का एक्ट किया। द इम्पंक्ड ऑर्डिनेंस वॉज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 243K, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल वायलेट किया गया क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को आप रिमूव ही नहीं कर सकते। वो कैसे रिमूव हो सकते हैं? ओनली इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड बाय हाई कोर्ट जज, बिकॉज दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है। अगर आप पैसे ही मूव करने लग गए ऑर्डिनेंस पास करके, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का क्या मतलब है? फिर तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे, इम्पार्शियली काम नहीं कर पाएंगे। सो यू कैन नॉट डू दिस बाय पासिंग एन ऑर्डिनेंस, एंड ये ऑर्डिनेंस भी सब्जेक्टिव है क्योंकि ये चैलेंज हो सकता है इन द हाई कोर्ट, ठीक है। अबाउट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट की गई है पावर कि भाई जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वो कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, तो जो स्टेट में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज है उनके इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। कौन से आर्टिकल के तहत? 243K एंड 243ZA। सो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, डू रिमेंबर दैट। अपॉइंटमेंट, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करेगा इनको, ठीक है, नॉट प्रेसिडेंट। एज पर आर्टिकल 243C3 द गवर्नर व्हेन रिक्वेस्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन मेक अवेलेबल द स्टेट इलेक्शन कमीशन सच स्टाफ, कि भाई जब रिक्वेस्ट होगा तो वो ऐसा स्टाफ मतलब कंस्टिट्यूट कर देगा कि जितने मेंबर बॉडी चाहिए होगी वो कंस्टिट्यूट कर देगा आपको काम करवाने के लिए, जब आपको इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत महसूस होगी। आपको गवर्नर को इंटीमिडेट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीमेट करना पड़ेगा। द ECI एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैव अ सिमिलर मैंडेट, डू दे हैव ऑल्सो सिमिलर पावर्स? तो ये 2 केसेज हैं। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 243K ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। सबसे पहले ये बोला गया कि भाई दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो आर्टिकल 243K से है और ये आर्टिकल 324 से है, तो दे ऑल्सो मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखा जाए तो दे इंजॉय सेम स्टेटस। इन 2006 सुप्रीम कोर्ट ने बोला two constitutional authorities enjoy the same power. In Kishan Singh Tomar versus Municipal Corporation of City of Ahmedabad, the Supreme Court directed that state government should abide the orders of State Election Commission during the conduct of मतलब ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं आपको स्टेट गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि वो इलेक्शन कमीशन को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग असेंबली एंड पार्लियामेंट्री पोल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, असेंबली इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, ठीक है, इट इज़ कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन देख लेते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं? एक राइट्स होती है, इम्यूनिटी एंड एग्जेम्पशन, जो इन्जॉय किसके द्वारा किया जाते हैं? जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। नाम से समझ में आ रहा है, प्रिविलेज मिल रहा है कि भाई किसी तरीके की इम्यूनिटी मिल रही है, ठीक है, कि भाई आप एक कैपेसिटी से काम कर रहे हैं तो आप करो, हम आपको कुछ प्रिविलेज दे रहे हैं, जिससे जैसे कि राइट टू फ्रीडम, मतलब इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द मतलब इनसाइड द पार्लियामेंट, आप कुछ भी कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, तो वो आप उसके लिए लायबल नहीं हो इन एनी कोर्ट, ठीक है, तो ये एक तरह का प्रिविलेज है। व्हेन एनी ऑफ दीज राइट्स एंड इम्यूनिटीज आर डिसरिगार्डेड, ऑफेंस क्या होते हैं? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, एंड इट इज पनिशेबल अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अ नोटिस इज मूव्ड इन फॉर्म ऑफ मोशन बाय एनी मेंबर अगेंस्ट दीज बीइंग गिल्टी ऑफ द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, तो कोई भी एक नोटिस मूव कर सकता है जिसके तहत उनको गिल्टी पाया जा सकता है, फिर वो वोटिंग इस तरीके की होती है। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं हमारी, उसमें से कौन सी बॉडीज़ को इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत ही रिमूव किया जाता है जिनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है? सो आप मुझे बताएंगे, एक तो मैंने बता ही दिया आपको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो आगे कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं, ठीक है। आर्टिकल 243 एंड 324 सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, तो ये देख लेते हैं थोड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट किया है स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप सुपरिटेंडेंस करो, डायरेक्शन करो, कंट्रोल ऑफ एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करो, ये हम पढ़ चुके हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, ठीक है। एंड एज पर आर्टिकल 243 गवर्नर रिक्वेस्ट कर सकता है, गवर्नर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई हमें स्टाफ प्रोवाइड करो, हमें इलेक्शन कंडक्ट कराना है।
ठीक है। तो दिस इज आर्टिकल 243 वर्सेस 324 सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन किसको अपील कर सकते हो? कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ पोल्स टू लोकल बॉडीज एंड सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वंस इलेक्टोरल प्रोसेस हैज़ बीन सेट अप। ठीक है, एक बार सेटअप कर दिया तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कि छोटी छोटी चीज़ें, भाई तुमने उसको गाली दे दी, तुमने उसको गाली दे दी, कोर्ट आ गया बीच में, नो दे के नॉट इंटरफेयर। ठीक है, लोकल बॉडीज एंड सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस में जब एक बार कोई इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। आर्टिकल 243O ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बार इंटरफेरेंस इन पोल्स मैटर सेट इन मोशन बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 329 बार्स इंटरफेरेंस सेट इन द सच मैटर्स जो इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। दिस इज द थिंग। ओनली आफ्टर पोल्स आर ओवर स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसीजंस और कंडक्ट कैन बी क्वेश्चन। एक बार कराने दो भाई इनको, ठीक है, बाद में इनके जो कंडक्ट है या फिर जो डिसीजन है उन पे एक इलेक्शन पिटिशन के थ्रू क्वेश्चन किया जा सकता है। ये इनको पावर दी जाती है, ये दोनों को सेम मिलती है। सो वी कैन से कि भाई ये दोनों इक्वल स्टेटस एंजॉय करते हैं। पहला तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सेम है, दूसरा इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर सेम है, तीसरा इनके पास ये पावर सेम है कि भाई इनके काम में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कभी आंसर राइटिंग में आ जाए, सो यू कैन राइट दीज 3 पॉइंट्स। देन व्हाट इज सेडिशन लॉ? सेडिशन लॉ क्या है? असम एमएलए ग्रांटेड बेल इन सेडिशन केस। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया एनजेएसी आता तो वो आर्टिकल 124A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता। ठीक है, पर जो आईपीसी का सेक्शन 124A है ये दिस डील्स विद सेडिशन। ओके, सेडिशन क्या होता है कि भाई आप इस तरीके की कोई चीज़ बोल रहे हो जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, या इस तरीके की तुमने किसी को बात कह दी, किसी को ग्रुप को इतना इंसाइट कर दिया वायलेंस के तहत कि वो बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो गए। दिस इज नोन एज सेडिशन। ठीक है, तो ये एक कॉलोनियल एरा का ही लॉ है। ठीक है, तो जो असम के एमएलए थे ही वाज बुक्ड अंडर सेडिशन। ठीक है, एंड कौन से आर्टिकल सेडिशन के होते हैं, सॉरी कौन से सेक्शन होते हैं? 124A एंड 153A। ठीक है, 153A किसके लिए होता है? रिलेटिंग टू प्रमोटिंग और अटेम्प्टिंग टू प्रमोट कम्युनल डिसहार्मनी। ठीक है, तो सेडिशन क्या है भाई? आईपीसी का है अंडर सेक्शन 124A। कोई भी ऐसा एक्शन जो अटेम्प्ट करता है, हेट्रेड लेकर आता है लोगों के मन में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इस तरीके का हेट्रेड लेके आता है, उसको सेडिशन कहते हैं। और ये 1870 से हमारी मतलब इंडिया में ये प्रेजेंट है ये लॉ। ठीक है, तो ये लॉ कॉलोनियल एरा का लॉ है। ठीक है, एंड उस टाइम पे इसीलिए था क्योंकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया है इस लॉ के तहत। तो ये इस तरीके का ड्रैकोनियन लॉ है जो तब भी प्रिवेलेंट था, पर इसको आज भी ख़त्म नहीं किया गया है। ठीक है, एंड उस टाइम पे ये था कि भाई एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स ना हो लोगों में, इसीलिए इसको लाया गया था एंड फिर लोगों को मतलब जेल करवाया जाता था। एंड हमारे जो एक फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक थे उनको भी इसके तहत 1897 में अंदर किया गया था, जब उन्होंने सेडिशियस आर्टिकल लिखे थे, क्योंकि प्लेग आ गया था उस टाइम पे पूना में। ठीक है, तो जो प्लेग कमिश्नर थे उनके खिलाफ उन्होंने आर्टिकल लिखा था 1897 में। सो दैट्स वाई ही वाज प्रोसिक्यूटेड। सो व्यूज़ बाय सुप्रीम कोर्ट 1962 में सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि भाई जो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था उसमें बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल है पर इसको लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक भाई उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था जब तक कि वो कोई भी मतलब एक्ट सेडिशियस नहीं हो सकता जब तक उसकी इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ना हो, जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत क्रिएट ना करे ना, तब तक आपको उसको सेडिशियस नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ पोएम लिख दी तो आप उसको सेडिशियस आर्टिकल मान रहे हो। सो यू शुडंट डू लाइक दैट, बिकॉज दैट विल बी मतलब suppression to the freedom for speech and expression. So this is the thing. It distinguishes from the very strong speech to the use of vigorous words strongly critical to the government. तो very strong speech लिखा हुआ था तो बोला नहीं, vigorous words strongly critical of the government होना चाहिए, तब जाके इसको seditious मानना चाहिए। 1995 में बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला कि mere sloganeering को आप नहीं मान सकते कि वो sedition है। So this is the thing. सेडिशन लॉ को रिपील क्यों किया जाना चाहिए? सेडिशन लीड्स टू सॉर्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड सेल्फ सेंसरशिप, कि भाई उसको सेंसरशिप करना पड़ता है कि भाई मैं ठीक तो कर रहा हूँ, सेडिशियस तो नहीं है मेरा आर्टिकल। तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड सेल्फ सेंसरशिप एंड ये चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन फ्री स्पीच। इट सप्रेसेस व्हाट्स एवरी सिटीजन और टू डू इन अ डेमोक्रेसी। जो भी मतलब एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि भाई डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, क्वेश्चंस तो रेज कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट, तो वही चीज़ नहीं कर पा रहे हो। सो आप वही बात है ना, गो टू पाकिस्तान वाली बात हो जाती है। सो इट सेडिशियस सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयज द सोल ऑफ गांधी फिलॉसफी। जो गांधी फिलॉसफी है राइट टू डिसेंट, इट डिस्ट्रॉयज द वेरी दैट थिंग।
सो ये दोनों केस केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये दोनों केसेस आपको याद करने ही करने हैं। सेडिशन में आपको याद लिखने ही लिखने हैं, जब भी सेडिशन का नाम आएगा ये दोनों केसेस याद करने हैं आपको। देन टेलीकॉम रेगुलेटर्स मूड्स नेशनल नंबरिंग प्लान, ठीक है, जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अपनी रिकमेंडेशन रिलीज़ की गई हैं, ठीक है। तो किसके मतलब कहाँ पे रिकमेंडेशंस उसने किस चीज़ के लिए, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के तहत उसने अपनी रिकमेंडेशंस रिलीज़ की गई हैं। सबसे पहले बोला गया देयर नीड्स नॉट टू बी नो चेंज इन द डायलिंग प्लान, ठीक है, जैसे डायल पहले हो रहे थे वैसे ही डायलिंग प्लान तो वैसा ही होना चाहिए, जो भी मतलब वो है टैरिफ्स वगैरह वो उतना ही होना चाहिए। फॉर क्रिएशन ऑफ सफिशिएंट नंबरिंग स्पेस फिक्स्ड डायल ऑल फिक्स टू मोबाइल कॉल्स विद प्रीफिक्स जीरो, जो मतलब वो है लैंडलाइन है फिर उनको फिक्स्ड बोल रहे हैं मोबाइल कॉल्स के लिए, ताकि आपको सफिशिएंट नंबरिंग स्पेस हो तो उसको प्रीफिक्स जीरो के साथ लगाना चाहिए, ठीक है। तो जीरो लगा के कॉल करनी चाहिए जो मोबाइल नंबर्स के लिए को कॉल कर रहे हैं लैंडलाइन से। नीड फॉर रिवाइज एंड नेशनल न्यू नंबरिंग प्लान, तो ये बोला गया है कि भाई जो नंबरिंग प्लान पहले हमारा 10 नंबर के होते हैं ना फ़ोन नंबर्स, उसको 10 से करके 13 कर देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अभी कनेक्शंस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो नंबर सेम हो जाएंगे ना ऐसे, तो 10-10 नंबर के भी कितने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, तो वो सेम हो जाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि 13 नंबर का एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, ओके। तो ट्राई क्या है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ एग्जीक्यूटिव। अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्राई एक्ट 1997 इट इज़ रेगुलेटर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ठीक है। ये अमेंड किया गया था बाय एन ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या इस्टेब्लिश किया गया था, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल टी डी सैट इस्टेब्लिश किया गया था। तो अब क्या सीन है, पहले सिर्फ ट्राई करता था, अब ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब दिक्कत आती है, जो भी सुनवाई होती है, ठीक है, वो टी डी सैट करता है काम, तो रेगुलेशन के काम ट्राई करता है और जो मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट के काम टी डी सैट करता है, ओके। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ट्राई के क्या हैं कि भाई ये टैरिफ्स वगैरह हैं, इंटरकनेक्शंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, डीटीएच सर्विसेज, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ये सारे काम ट्राई रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 1 चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। तो टोटल 5 लोग होते हैं इस चीज़ में, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द ड्यूरेशन विच कैन बी होल्ड ऑफिस इज़ 3 years और अंटिल दे अटेन एज ऑफ 65, ठीक है। तो वो रिसेंटली राम सेवक शर्मा, आई थिंक ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ ट्राई, तो उनका सेशन कंप्लीट हो गया था 3 साल का, पर उनको रीअपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो एज जब तक उनकी 65 ना हो जाए, उनकी होने वाली होगी अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अब देख लिया हमने कौन अपॉइंट करता है, फंक्शंस देख लिए। तो 5G 4G से डिफरेंट कैसे है, तो ये देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 4G कैन सपोर्ट अबाउट 4000 डिवाइसेस पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि 5G विल सपोर्ट अराउंड 1 मिलियन। तो 5G का क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो 4G हमारे पास फिलहाल है, जो हमारे 4G से स्पीड चल रही है, पर 5G उससे ज़्यादा बेटर है। मेजर डिफरेंस क्या है, कंजेशन विल बी एलिमिनेटेड। अभी क्या होता है, बहुत सारे अगर नेटवर्क इशू, भाई ना हैंग होने लग जाती हैं चीज़ें, अगर ज़्यादा आप प्रोसेस नहीं कर पाते, बहुत सारे फ़ोन्स वगैरह अगर लोड बढ़ जाता है ना एक साइड पे, तो ये वाली चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। तो 5G के आने से ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि अभी 5G ऑप्शन चल रहा है। सो यूके मूड्स 5G क्लब, तो ये उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आर्टिकल है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम 10 डेमोक्रेसीज़ को मिला के एक 5G क्लब बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो चाइनीज़ टेलीकॉम जाइंट हुएई है उस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि एक नोकिया के पास पावर है, और एक और कंपनी एरिक की शायद समथिंग है, एंड एरिक हुएई के पास ही ये टेक्नोलॉजी है जिससे ये 5G लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके पास वही है ना, ये ठेकेदार है 5G टेक्नोलॉजी के, तो ये दूसरे देश में जाके ये बेचेंगे, जो सरकार इनको पैसे प्रोवाइड करेगी। तो बट ये दोनों की जो हैं, नोकिया और एरिक की हैं, ये दोनों के बहुत महंगे पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हुवेई है वो सस्ता है, एंड चाइनीज़ का यही एजेंडा रहा है, वो अपनी जो भी चीज़ है वो सस्ती रखते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों, एंड वो वहाँ पे जाके वो अपना एक मोनोपोली बना लेते हैं। तो ये वाली चीज़ है, तो इसीलिए यूके ने एक 5G क्लब बनाया है। तो इश्यूज़ क्या है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ग्रांटेड हुवेई लिमिटेड रोल इन सप्लाइंग किट्स, तब भी उन्होंने लिमिट किया था कि भाई हम जो चाइनी कंपनी है उसको 5G नेटवर्क्स हमें चाहिए तो चाहिए, पर हमने मार्केट शेयर उसको 35% तक ही दिया था, ठीक है। पर बाद में क्या है कि US लेड ड्राइव ने बोला कि भाई हुए को बैन कर देना चाहिए फ्रॉम एंटरिंग द 5G सेक्टर, कि वो अच्छा नहीं है, वो डाटा चोरी करता है। बाय द थर्ड वीक ऑफ मई जॉनसन गवर्नमेंट केम अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम इट्स ओन गवर्नमेंट कि भाई उसको अलाउ नहीं कर देना चाहिए, एंड जो हुए है उसको फेज आउट कर देना चाहिए अप टू 2023।
Following these demands, report emerged that government was drawing up a plan to phase out जो यूके में 5G नेटवर्क्स हैं उनको नेक्स्ट 3 ईयर्स में फेज आउट करने की तैयारी में है। तो प्रपोज D10 क्लब में क्या होगा, इसमें G7 कंट्रीज़ होंगी प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया। तो ये तीनों 10 डेमोक्रेसीज होंगी, यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान एंड कनाडा। तो ये तो G7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। बाकी तो ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड इंडिया होंगे इसमें डेमोक्रेटिक पार्टनर्स D10 जिसे बोला गया है। ये क्या होगी, दे विल क्रिएट ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑफ 5G इक्विपमेंट्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू अवॉइड रिलाइंग ऑन चाइना, कि भाई हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम खुद बनाएंगे और हम खुद दूसरे देशों को बेचेंगे ये वाली चीज़। सो इम्प्लीकेशंस क्या होएगी की थ्रस्ट इज़ टू अलाउ मोर एंड मोर 5G इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर की ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक है। एंड कि भाई लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक रिजीम्स है तो हम एक साथ काम करेंगे तो जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मोर ओवर डीज इट इज़ टू मार्जिनाइज द चाइनीज़ टेक जाइंट हुआई, ठीक है। तो उसको मार्जिनलाइज करने के लिए तो इससे हो सकता है कि चाइना का बैकलैश आए और वो पाकिस्तान के साथ, चाइना, अफगानिस्तान, इनके सबके साथ मिलकर एक बॉडी बना ले कि भाई हम 5G करेंगे एंड वो डाटा चोरी करने वाली चीज़ें कर सकता है। तो रिटेलिएशन में नो बडी नोज क्या चाइना करने वाला है। देयर इज़ ऑल्सो ग्रोइंग कंसेंसस अमंग ब्रिटिश पॉलिटिकल क्लास रिगार्डिंग रीसेटिंग रिलेशंस विद बीजिंग, कि आपको कर लेना चाहिए एंड उस तरीके की चीज़ है। मोरओवर देयर हैज़ बीन कंसर्टेड एफर्ट बाय यूएस एंड सेवरल अदर कंट्रीज टू कीप हुआई अवे फ्रॉम 5G नेटवर्क्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। वाई इज़ दिस राइट टाइम फॉर 5G इन इंडिया, क्योंकि हमारा फ़िलहाल के टाइम पे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड डाटा कंजप्शन है। हम 11 GB पर यूज़र पर मंथ डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है हमारा, जैसे आप देखो 2017 से 2019 में 20 मिलियन से 55 मिलियन टेराबाइट हम डाटा कंज्यूम किया है। तो अगर 5G आएगा तो हम उतना ही पैसा उसके लिए भी खर्चेंगे एंड हमारा डाटा कंजप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लो फाइबर पेनिट्रेशन है, तो हमें जो अपने पावर्स वगैरह जो मैक्रो टावर्स हैं उनको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल 4.0, तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस पावर्ड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो अब वही बोलते हैं ना कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इस तरह ये पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। तो इसमें क्या है कि जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए होगा जो 5G एक सफाइस कर सकता है। स्मार्ट सिटीज़ भी है, जैसे 5G पावर्स द टेक्नोलॉजी ड्राइविंग स्मार्ट सिटीज़, वो भी हो सकती हैं, इससे हम बनाएंगे। एंड जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, ऐसे इक्विपमेंट जो इंटरनेट से चल रहे हो जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होती है, तो वो वाली चीज़ें 5G के साथ पॉसिबल हो सकेंगे एंड हम स्मार्ट सिटीज़ बना पाएंगे। तो वे अहेड क्या है, अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर 5G लॉन्च, बिगेस्ट इशू इज़ दैट कि भाई प्रिवेलिंग फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, शायद कुछ याद आया होगा किसी को, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की दिक्कत क्रिएट हो रही है। जो भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन की कंपनीज़ है उनको सरकार ने बोला है, क्योंकि उन्होंने कुछ ब्रीच किया था, जो स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं उन्होंने अपने भरे नहीं थे, पहले वाले लाइसेंसिंग फ़ीस जो ट्राई उन पर लागू करता है वो भरी नहीं थी, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ के अप्रॉक्स 90,000 करोड़ हो चुका है। एंड वहाँ जो वोडाफोन के मालिक है उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर हमसे ये मांगा जाएगा तो हमारी इतनी ज़्यादा कम वैल्यू हो जाएगी या फिर हम बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे हमारी कंपनी एंड वो कोलैप्स कर सकती हैं। तो अभी के टाइम सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, एयरटेल, वोडाफोन और जियो, ठीक है। तो एयरटेल, वोडाफोन और जियो, तो अगर एयरटेल और वोडाफोन खत्म हो जाएंगी तो जियो की मोनोपोली हो जाएगी। तो अभी जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है इट इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ क्राइसिस। तो अभी ये बोला गया है वे अहेड कि भाई सरकार को उनको इतना प्रेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो नेचुरल स्पेक्ट्रम लाइसेंसेज हैं, न्यूट्रल स्पेक्ट्रम लाइसेंसेज हैं, वो दे देने चाहिए, कि अभी आप नहीं एक्सपेक्ट करो कि वो आपको बहुत सारे गेन्स प्रोवाइड करेंगे। अ फेवरेबल पॉलिसी विल इनडायरेक्टली इनेबल एडवांसेज इन एरिया इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप उनको दोगे पैसा, अगर हम उनका फ़िलहाल के लिए माफ़ कर दोगे कि या फिर ये बोलो कि आप शिफ्ट वाइज हमें पैसे दे दो, तो उससे क्या होगा कि अभी वो अपना 5G खरीद सकेंगे एंड जो एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा हमारे कंट्री में बढ़ेगी। सो दिस इज़ अ थिंग। तो 5G टेक्नोलॉजी किससे बनी होती है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा टेक्निकल है ये। द प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स आर 1G, 2G, 3G, 4G एंड 5G। तो 1G जब इनिशियली आया था तो 1G किस लिए आया था कि सबसे पहले एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स, मतलब बेसिक वॉइस सर्विसेज ही होती थी 1G से। फिर हमारा क्या आया 2G से क्या हुआ, डिज़ाइन फॉर वॉइस एंड SMS, ठीक है। वॉइस एंड SMS होती एंड फर्स्ट डिजिटल स्टैंडर्ड्स आए, सबसे पहले 2G आया था जिससे हम इंटरनेट यूज़ कर पाए।
देन आया 3G। 3G में क्या था, फास्टर इंटरनेट आया, डिज़ाइन फॉर वॉइस एंड डाटा वीडियो कॉलिंग्स बेटर स्ट्रीमिंग, मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह उस पर स्ट्रीमिंग हो सकती थी बिना ब्राउजिंग के। पहले 2G पे तो ब्राउज ही होता रहता था, बफरिंग चलती रहती थी, आई होप यू रिमेंबर। देन आया 4G। 4G मीन्स लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन या फोर्थ जनरेशन, डिज़ाइन फॉर डाटा एंड IP बेस्ड मॉडल, ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड, कि भाई नॉर्मल एक मोबाइल से भी इसमें ब्रॉडबैंड किया जा सकता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट। एंड देन इज़ अबाउट फिजिकल डेफिसिट एंड एसोसिएटेड टर्म्स। तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ इनके बारे में। एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये एक ही वीडियो में मैं चाहती हूँ कंप्लीट कर दूँ आपके लिए, फिजिकल डेफिसिट एंड टर्म्स एसोसिएटेड, जो प्राइमरी हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। सो डू टेल मी इफ़ यू वांट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक सच वीडियो फॉर यू। देन इज़ अबाउट कोर सेक्टर की भाई कोर सेक्टर की आउटपुट बहुत कम हो गई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग 38% इन अप्रैल 2020, ठीक है, तो ये बोला गया है। एंड 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी, ये आपने याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 40.27% ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कंस्टिट्यूट करती हैं। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है जिसमें जिसका IIP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फ्रॉम मैक्सिमम टू लीस्ट कंट्रीब्यूशन आपको अरेंज करके मुझे देना है इन द कमेंट सेक्शन। देन इज़ अबाउट रोजगार सेतु। तो आरोग्य सेतु जैसे था वैसे ही रोजगार सेतु, मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है टू हेल्प सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर द स्किल्ड वर्कर्स जो अभी रिटर्न हुए हैं उनके लिए। तो आप कोट कर सकते हैं किसी आंसर राइटिंग में कि भाई इस तरीके की स्कीम सरकार को चलानी चाहिए। So I hope you like the discussion and do comment down below if you want that economy video or not, and thank you so much for watching.